sativum, diploid number is 14, haploid number is 7, and monoploid number is also 7. तो यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर मोनोप्लॉइड नंबर के बराबर। ह्यूमंस में डिप्लॉइड नंबर इज 46, हैप्लॉइड नंबर इज 23, मोनोप्लॉइड नंबर इज आल्सो 23। तो यहाँ भी हैप्लॉइड नंबर मोनोप्लॉइड नंबर के बराबर। मेज डिप्लॉइड नंबर इज 20, हैप्लॉइड नंबर इज 10, एंड मोनोप्लॉइड नंबर इज। सर डिफरेंस समझ में नहीं आ सर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। किसको? सर ये मोनोप्लॉइड का भी सर हाफी हो रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है? सर मोनोप्लॉइड का भी सर हाफी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, वो तो हम समझ गए हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड। किसको कौन बोल रहे हो? सर अप्रोच सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, जिसको समझ रहा है उसका नाम हम पूछ रहे हैं। सर अप्रोच बोल रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, ये मोनोप्लॉइड सर हाफी है सर, और हैप्लॉइड नंबर भी सर हाफी है। पूरा थोड़ा सा देखोगे तब ना। तो बोलिए, लेकिन अचानक से इतना ये होने लगते हो, रुको जरा सा। बार बार तो हम बोल रहे हैं कि ज्यादातर केसेस में हैप्लॉइड नंबर और मोनोप्लॉइड नंबर में कोई फर्क नहीं होता है। जो हैप्लॉइड नंबर होता है वही मोनोप्लॉइड नंबर होता है। फिर भी कह रहे हैं कि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। थोड़ा सब्र करो। ऑफलाइन भी उछलते हो, ऑनलाइन भी मत उछलो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कॉमन डे व्हीट पिछले क्लास में पढ़े थे। ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम क्या है? समझना भैया, पिछले क्लास में पढ़े, उलट कर देख सकते हो। एलोहेक्साप्लॉइड है। एलोहेक्साप्लॉइड है जो एक नॉर्मल डिप्लॉइड की तरह ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे 2n is equal to 6x is equal to 42। 6x तो इसका बेसिक सेट है क्रोमोसोम्स का 7, वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया। जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया तो क्या हो गया? हेक्साप्लॉइड हो गया। और चूंकि 3 डिफरेंट स्पेसीज से बना है इसलिए एलोहेक्साप्लॉइड हो गया। लेकिन ये नॉर्मल डिप्लॉइड के रूप में ग्रो कर रहा है, बिहेव करता है नॉर्मल डिप्लॉइड के रूप में। नॉर्मल मियोसिस होता है, नॉर्मल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो 2n is equal to 6x is equal to 42। तो n जो हैप्लॉइड नंबर है वो 3x is equal to 21। तो x क्या हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर 21 है और मोनोप्लॉइड नंबर 7 है। ये जो 7 है वो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 42 हो गया है। अब वो स्पेसीज में क्रोमोसोम्स की संख्या 42 हो गई, उसकी आधी संख्या 21 है। तो 21 हैप्लॉइड नंबर हो गया और 7 मोनोप्लॉइड नंबर हो गया। यस सर, समझ गए। बोलो समझे? ऊपर बोले। यस सर, अब समझ गए सर। हाँ ऊपर बोले सर। जैसे मान लो कि रैफनोब्रेसिका भी पढ़े। रैफनोब्रेसिका क्या पढ़े? एलोटेट्राप्लॉइड। एलोटेट्राप्लॉइड है तो 2n इज इक्वल टू क्या है? 36 है ना? तो 2n इज इक्वल टू 4x। इसका बेसिक सेट है क्रोमोसोम्स का 9, वो मल्टीप्लाई कर गया 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के कारण हो गया 36। तो डिप्लॉइड नंबर है 36, हैप्लॉइड नंबर है 18, लेकिन मोनोप्लॉइड नंबर कितना होगा? 9। 9 है बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 36 हो गया। ये बन गया एलोटेट्राप्लॉइड। तो जितने नॉर्मल डिप्लॉइड्स हैं, नॉर्मल डिप्लॉइड्स में हैप्लॉइड नंबर इज सेम एज मोनोप्लॉइड नंबर। डिप्लॉइड्स में, नॉर्मल डिप्लॉइड्स में हैप्लॉइड नंबर और मोनोप्लॉइड नंबर सेम होता है। पॉलीप्लॉइड्स में हैप्लॉइड नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम
मोनोप्लॉयड नंबर। उससे समझ रहा हूँ, उससे से परेशान है, उसमें लगता है सर गलती से समझे? हाँ ये दिक्कत हो गई सर को। बोलो। यस सर, यस सर समझ में। और एक साल ये नीट का क्वेश्चन भी था, इन कॉमन डे व्हीट हैप्लॉयड नंबर एंड मोनोप्लॉयड नंबर इज रेस्पेक्टिवली, क्या कहोगे? हैप्लॉयड नंबर और मोनोप्लॉयड नंबर। तो हैप्लॉयड नंबर हो गया 21 और मोनोप्लॉयड नंबर कितना है? 7। जो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया है इसलिए हेक्साप्लॉयड हो गया। 6 टाइम नहीं 6 7 42। यदि मान लो कि किसी का हैप्लॉयड नंबर है 21 तो डिप्लॉयड नंबर होगा 42 और मोनोप्लॉयड नंबर है x है। मोनोप्लॉयड नंबर मान लो कि 8 है और उसके क्रोमोसोम्स की संख्या है 48, इसका मतलब क्या हो गया? हेक्साप्लॉयड हो गया। 848। यदि मोनोप्लॉयड नंबर है 8 और उसमें पाई जा रही है संख्या 64, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्टाप्लॉयड हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। लेकिन यदि 64 भी है तो हैप्लॉयड नंबर होगा 32। तो किसी भी स्पेसीज में क्रोमोसोम्स की जितनी संख्या है उसकी आधी संख्या को हैप्लॉयड कहेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें जो बेसिक सेट है क्रोमोसोम्स का कितनी बार मल्टीप्लाई किया है। तो जो नॉर्मल डिप्लॉयड्स हैं उसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए जो हैप्लॉयड नंबर है वही मोनोप्लॉयड नंबर है। पॉलीप्लॉयड्स में हैप्लॉयड नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोप्लॉयड नंबर। ये यस है, बोलो। अच्छा से समझ में आ गया। यस सर, अब अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, अब अच्छा से। अब एक क्वेश्चन हम दिए हैं, उस क्वेश्चन को समझना। ऐसे आंसर भी किया हुआ है। An individual having chromosome number 42 can be, कोई इंडिविजुअल है उसमें क्रोमोसोम की संख्या है 42, तो इनमें से क्या क्या हो सकता है? तो बोलो, हैप्लॉयड हो सकता है। यदि किसी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स की संख्या 42 है तो हैप्लॉयड हो सकता है। यस सर हो सकता है। 21 यस सर 21 हो सकता है। मान लो कि 42 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और हर तरह का एक एक क्रोमोसोम है, तो टोटल संख्या 42 हो जाएगी, तो हैप्लॉयड हो सकता है। डिप्लॉयड भी हो सकता है। 42 यस सर। यदि मान लो कि 21 तरह के क्रोमोसोम्स उसमें पाए जाते हैं और हर तरह के 2-2 हैं, तो 21 गुना 2 42 हो गया, तो ये भी डिप्लॉयड हो सकता है। यस सर। ट्रिप्लॉयड हो सकता है। यदि मान लो कि उसमें 14 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और हर तरह के 3-3 हैं, तो ट्रिप्लॉयड हो सकता है। हो सकता है ना? यस यस सर। लेकिन टेट्राप्लॉयड हो सकता है? नहीं सर। टेट्राप्लॉयड होने के लिए 42 वो टेट्राप्लॉयड होने के लिए 10.5 तरह का क्रोमोसोम होगा, तो 4 गुना 10.5 42 होगा, तो 10.5 तरह के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। नो सर, नहीं हो सकता। नो सर। 10 तरह के हो सकते हैं, 11 तरह के हो सकते हैं, 10.5 तरह के नहीं हो सकते हैं। मौका मिलो, टेट्राप्लॉयड नहीं होगा। उसी तरह से पेंटाप्लॉयड भी हो सकता है। नहीं सर। नो सर। नो सर, नहीं हो सकता है। 42 को 5 से डिवाइड करो तो 642 हो जाएगा। नहीं होगा सर। नहीं हो सकता है। हेक्साप्लॉयड हो सकता है। यस सर, 642। यस यस सर, सचक 42। बेसिक सेट है 7। यस सर। बेसिक सेट है 7, मतलब 1 से 7, तो 7 into 740 हेक्साप्लॉयड हो सकता है। हो सकता है ना? राजीव। यस सर। हेप्टाप्लॉयड भी हो सकता है। यदि मान लो कि बेसिक सेट है 6, तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चल गया, हेप्टाप्लॉयड हो गया। ऑक्टाप्लॉयड हो सकता है। सचक 42। नो सर। सचक 42 नहीं हो सकता है। अब देखो, मोनोजोमिक हो सकता है। मोनोजोमिक में एक क्रोमोसोम का लॉस होता है, नहीं होगा, तो 42 है। ठीक है, 41। तो 42 मोनोजोमिक तब होता है जब डिप्लॉयड नंबर 43 होगा। 43 माइनस 1 42, तो कभी भी डिप्लॉयड नंबर 43 हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता है।
सोच लो, 43 नहीं ना हो सकता है, 44 हो सकता है, 42 हो सकता है, 46 हो सकता है, 45 नहीं हो सकता है, 43 नहीं हो सकता है। यस तो 2n-1 इज उसको एक्सप्लेनेशन पता रहे चाहे 42, ये नहीं हो सकता है, तो मोनोजोमिक नहीं हो सकता है। डबल मोनोजोमिक हो सकता है। -1 हाँ, तो 40 बचेगा। डबल मोनोजोमिक में 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस होता है। यदि मान लो कि डिप्लॉयड नंबर है 44 और 44 से 2 का लॉस हो गया तो 42 हो जाएगा। तो डबल मोनोजोमिक हो सकता है ना। यस सर। नल्ली जोमिक भी हो सकता है। नल्ली जोमिक में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस होता है। तो मान लो कि डिप्लॉयड नंबर इज 44, 44 माइनस 2 42 हो जाएगा। तो नल्ली जोमिक हो सकता है। ट्राइजोमिक में एक ट्राइजोमिक नहीं हो सकता है। 43 ट्राइजोमिक में एक क्रोमोसोम का गेन होता है। बढ़ जाएगा तो यदि डिप्लॉयड नंबर 43 हो और एक क्रोमोसोम का गेन हो गया तो 44 होगा। तो डिप्लॉयड नंबर 43 तो हो नहीं सकता है, नहीं, तो ट्राइजोमिक नहीं हो सकता है। अब क्यों बोल रहे हैं? लेकिन डबल ट्राइजोमिक हो सकता है। हाँ, 2 को बढ़ जाएगा 44। यदि मान लो कि डिप्लॉयड नंबर इज 40 और 2 क्रोमोसोम्स का गेन हो गया, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का गेन हो गया, 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। 44 उसी तरह से टेट्राजोमिक हो सकता है। 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। हाँ 40 प्लस 1 1 2। बोलो। हाँ सर, यस सर, बोले यस सर। एक बार देख लो, शक है तो बोलो। नो सर, क्लियर है सर। टेट्राजोमिक, ठीक है। 2 को प्लस बढ़ेगा। अब दूसरा देखो, तो फिर टेट्रा डबल ट्राइजोमिक। एन इंडिविजुअल हैविंग क्रोमोसोम नंबर 21 कैन बी। यदि किसी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो हैप्लॉइड तो हो सकता है। इंडिप्लॉइड नहीं। ये किस तरह के क्रोमोसोम्स हैं और टोटल संख्या 21 है तो हैप्लॉइड हो जाएगा। ये डिप्लॉइड हो सकता है? नो सर, डिप्लॉइड नहीं होगा। नो सर, नहीं हो सकता है। डिप्लॉइड होने के लिए 10.5 तरह के क्रोमोसोम्स होने चाहिए। ट्रिप्लॉइड तो हो सकता है। यस सर, 7 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। टेट्राप्लॉइड नहीं हो सकता है। नो सर। मोनोजोमिक हो सकता है। यस सर, मान लो कि क्रोमोसोम्स की संख्या है, डिप्लॉयड नंबर इज 22 और उसमें से एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया तो मोनोजोमिक हो सकता है। जैसे ये किस हमको Yes, 22 minus 1, 21 तो ये किस बचेगा है कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल बात डबल मोनोजोमिक नहीं हो सकता है। यस सर। डबल मोनोजोमिक तब होगा जब 2n-2 होगा और 2n23 होगा, तब माइनस करेंगे 2 तब 21 होगा। तो डिप्लॉयड नंबर कभी 23 हो नहीं सकता है, तो डबल मोनोजोमिक नहीं हो सकता है। तब ना हमको 21 ट्राइजोमिक हो सकता है। यदि डिप्लॉयड नंबर 20 है और एक क्रोमोसोम का गेन हो गया तो 21 हो जाएगा, तो ट्राइजोमिक हो सकता है। अरे डिप्लॉयड डबल ट्राइजोमिक नहीं हो सकता है। कुछ हालत में 21 हमको लाना है, 21 + 2 23 होता है, तो डिप्लॉयड नंबर 21 कभी नहीं हो सकता है। उस तरह से नल्लीजोमिक नहीं हो सकता है। नल्लीजोमिक होने के लिए 25 - 23 - 2 21, तो 23 तो डिप्लॉयड नंबर हो नहीं सकता है, तो नल्लीजोमिक नहीं हो सकता है। टेट्राजोमिक भी नहीं हो सकता है। टेट्राजोमिक के लिए 2 का गेन होना चाहिए, तो 20 + 2 तो 19 + 2 21 होगा, ये नहीं हो सकता है। कैसे भी लाना है, लेकिन डिप्लॉयड लाना है फिर। ये याद रखिए। हो गया? यस सर। इधर का समाप्त हो गया। अब शुरू से हम लोग छोड़ दिए थे। शुरू करें? फर्स्ट पेज से देखो। जैसे टेट्राजोमिक है तो 2 घटता है, बोले 2 बढ़ता है, तो 21 2 23 हो जाएगा है कि 23 डिप्लॉयड नंबर आना चाहिए। पॉपुलेशन जेनेटिक्स 24 होना चाहिए, 22 हम लोग जेनेटिक्स की शुरुआत किए थे तो 3 ब्रांचेज में बांटे थे। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसको हम लोग पढ़ चुके करीब मेंडेलियन जेनेटिक्स, वही है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरा पढ़े थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और तीसरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स,
study of structure and function of genes, देखिए आपका molecular genetics. तो population genetics होता है study of behavior of genes in a population. किसी population में genes का inheritance कैसे होता है, हम लोग अभी तक पढ़े एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेंस कैसा होता है, पेरेंट से प्रोजनी में कैसे होता है। अब यहाँ पे हम लोग पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन में जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। और पॉपुलेशन पढ़े हो, इकोलॉजी में भी पढ़े हो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं, जिनमें इंटरब्रीडिंग होती है विदाउट एनी ऑब्स्टैकल। कोई भी उस पॉपुलेशन का कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर के साथ ब्रीडिंग कर सकता है विद अपोजिट सेक्स। इसको कहते हैं फ्रीली इंटरब्रीडिंग, कोई बैरियर यहाँ पे नहीं है। The population is a group of freely interbreeding individuals of the same species in a specific area at a given time. किसी खास एरिया में और किसी खास समय में। अरे हो गए फंडामेंट सुन लो। फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है पॉपुलेशन। तो क्या मिलेगा? और जो इंटरब्रीडिंग होती है, एक ही स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के बीच इंटरब्रीडिंग होती है। दो डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती, फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती, फोर्स इंटरब्रीडिंग हो सकती है, फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज। एक ही स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। जियोलॉजी में भी तुम पढ़ सकते हो, पढ़े हो ना? यस सर पढ़े। और यदि डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप है तो उसको कहा जाता है डिफरेंट स्पेसीज के पॉपुलेशन, जब उसको कहा जाता है कम्युनिटी कहते हैं। यदि अलग अलग स्पेसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप है तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी कहते हैं। तो population is a group of individuals of the same species, and individuals of the same species have the capacity to freely interbreed with each other. ठीक है? अब population का साइज काफी वेरी कर सकता है। तो पूरे नेचर में किसी भी स्पेसीज के पॉपुलेशन को लोकल ग्रुप्स में बांटा गया है। उन लोकल ग्रुप्स को कहते हैं टीम्स। ये सब इकोलॉजी में पढ़े हो? यस सर। इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज इज सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ लोकल ब्रीडिंग ग्रुप्स कॉल्ड टीम्स। जो लोकल ब्रीडिंग ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है टीम्स कहते हैं। लोकल ब्रीडिंग जो क्या है? रहेगा कुत्ता, यहाँ का कुत्ता तो किसी टीम में पटना का कुत्ता आगे करेगा। हर इंडिविजुअल को तो सब एक टीम बनाया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ब्रीडिंग की। उसी पॉपुलेशन के अंदर, उसी टीम के अंदर किसी भी मेंबर के साथ ब्रीडिंग की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट ऑफ अपोजिट सेक्स। लेकिन एक टीम का मेंबर दूसरे टीम के मेंबर के साथ ब्रीडिंग नहीं करता है। तो इन टीम each individual has an equal opportunity of mating with another individual of the opposite sex, but not with individuals in other team. अगर किसी से कैसे भी दौड़ गई थे ना तो चलिए थे फिर मालिक का खास जिगरी यार नहीं है। ठीक है? यस सर। यस सर। बोलो, इतना समझे? यस सर। वो सतीश सिंह कहाँ गया? आज लगता है गया है। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स में दो एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के। एक है जीन फ्रीक्वेंसीज, या इसी को एलील फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। जीन और एलील टर्म यूज करते हैं एक तरह से।
पढ़े हो ना? नहीं। जीन्स एंड एलील्स आर इंटरचेंजेबल। हाँ। तो जिसको हम जीन कह रहे हैं उसको एलील कह सकते हैं। तो जीन Yes, sir. फ्रीक्वेंसीज या एलील फ्रीक्वेंसीज। और दूसरा है जीन पुल। जीन पुल, जीन पुल पे रहता है कि तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसका जीन पुल कि किसी पॉपुलेशन में एक जीन के डिफरेंट एलील्स हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो जनरली एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, तो किसी पॉपुलेशन में एक जीन के 2 एलील्स का प्रोपोर्शन क्या है। मान लो कि किसी एलील का 80% है, किसी का 20% है, किसी का 30% है, किसी का 70% है। तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है उसको कहा जाता है जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी। क्या रेशियो? तो प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन। बोलो। नहीं समझ भैया। समझ रहे हो? यस सर। मान लो कि एक जीन के 2 एलील्स हैं, तो 2 एलील्स का प्रोपोर्शन क्या है। तो किसी भी एलील का जो प्रोपोर्शन होता है उसको कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी। उसका दो एगो 75% किसी पॉपुलेशन में एलील क्या होता किसी है? जीन का किसी एलील की फ्रीक्वेंसी जानने के लिए उस पॉपुलेशन में एक जीन पेयर के लिए जितने डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, एक जीन पेयर के कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं। यदि एक जीन के 2 एलील्स हैं तो 3 तरह के जीनोटाइप्स होंगे। जैसे मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एलील्स हैं एक जीन के, तो 3 तरह का जीनोटाइप होता है। कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक जीन के 2 एलील्स हैं तो 3 तरह के जीनोटाइप्स होंगे। तो हर तरह के जीनोटाइप की संख्या मेजर की जाती है। तीनों तरह के जीनोटाइप्स की टोटल संख्या मेजर की जाती है और उसी के बेसिस पे जीन फ्रीक्वेंसी एस्टिमेट किया जाता है। तो टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज, टू कैलकुलेट जीन फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स with different genotypes in the population are counted and relative frequency of each allele of the gene is estimated. किसी पॉपुलेशन में किसी भी जीन की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, उस जीन पेयर के लिए जो डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं उनकी संख्या मेजर की जाती है और उसी के आधार पे जीन फ्रीक्वेंसी एस्टिमेट की जाती है। ये बहुत खराब है, कलमा खराब है तो। अब इसका टाइम ये हो रहा है, कुछ देर के बाद भेजते हैं। क्या अभी टाइम नहीं हुआ? और सुनो, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तूने बोलिए टाइमिंग हो ले रहे थे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना? यस सर। उसको तब तक खुद से समझने की कोशिश करो। यस सर। यस सर। वो कहाँ टाइमिंग हो रही है? अपने रिकॉर्डिंग हुआ देखो 23 मिनट के।